हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम वोकैबुलरी पे नज़र डालेंगे। जितने भी वर्ड्स आज के पैसेज से लिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट है, उन वर्ड्स की मीनिंग, उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सीखेंगे। फिर मूव ऑन करेंगे पैसेज पे, अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, सेंट्रल आइडिया क्या है ऑथर का, टोन क्या है, सब पे हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है हमारा वो है वाइब्रेंसी। वाइब्रेंसी क्या है? नाउन है। अब वाइब्रेंसी से क्या समझ में आता है? देखो, किसी जगह की वाइब्रेंसी होती है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई जगह वाइब्रेंट है, किसी जगह में वाइब्रेंसी है, उसका मतलब कि वो जगह काफ़ी लोगों से भरा हुआ है, लोग काफ़ी बिजी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, चीयरफुल एटमॉस्फेयर है, मूड काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। ठीक है, हर लोग मतलब हंस खेल के बात कर रहे हैं, बिजी हैं अपने अपने काम में, काफ़ी भीड़। जैसे आप जाते हो एक मार्केट, शाम का अगर मार्केट जाते होगे तो देखते होगे आप कि कैसे मार्केट पूरा भरा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो शॉपिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं और ठेले वाले होते हैं जो मतलब शॉपिंग कस्टमर से बात कर रहे होते हैं। काफ़ी मतलब एक बिजी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है, काफ़ी हल्ला हो रहा होता है, काफ़ी बिजी कह सकते हो, एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ एटमॉस्फेयर होता है। तो उसी तरह के एक एटमॉस्फेयर को हम वाइब्रेंसी कहते हैं। ठीक है, लिवलीनेस भी कहते हैं, एक्सुबरेंस भी कहते हैं। दोनों का मतलब ये होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी है। एंटोनिम्स होंगे लेथार्जी, इनोवेशन। लेथार्जी क्या होता है? लैक ऑफ एनर्जी, लेजीनेस है। ठीक है, इनोवेशन क्या होता है? लो एनर्जी है, एनर्जी कम है, एनर्जी दिख ही नहीं रही। सो एंटोनिम्स हो गए लेथार्जी एंड इनोवेशन। सेकेंड है हार्डिएस्ट। आप देख पा रहे हो कि ईएसटी लगा है, यानी एडजेक्टिव तो है बट उसकी सुपरलेटिव फॉर्म है। ठीक है, यानी जो हाईएस्ट डिग्री बताती है। इसका जो पॉजिटिव फॉर्म होगा वो होगा हार्डी। अब हार्डी हम किसको कहते हैं? तो उस क्वालिटी को कहते हैं, क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेयर एक्सट्रीम कंडीशंस और डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब कोई पर्सन अगर हार्डी है, मतलब वो इतना स्ट्रांग है कि किसी भी तरह के डिफिकल्ट सिचुएशन, एक्सट्रीम सिचुएशंस को वो टॉलरेट कर सकता है, को वो विथस्टैंड कर सकता है और सरपास कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं हार्डिएस्ट। आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, रेजिलिएंट, काफ़ी बार आता है पैसेज में। रेजिलिएंट किसको कहते हैं? कि ऐसी क्वालिटी अगर किसी पर्सन में है, अगर कोई हम कह रहे हैं कि पर्सन रेजिलिएंट है, तो हम क्या कह रहे हैं कि कितनी भी मुश्किलें आती है, कितना भी सिचुएशंस, अनफेवरेबल सिचुएशन आते हैं, वो पर्सन गिरता है पर तुरंत खड़ा हो जाता है, तुरंत वो रिकवर कर जाता है और वो अपने एक्शन में, अपने काम में लगा रहता है। तो उसी को हम हार्डी भी कहते हैं, उसी को हम रेजिलिएंट भी कहते हैं, उसी को हम टफ एंड भी कहते हैं। जो इतना टफ हो चुका है कि कोई भी चीज़ उसको गिरा नहीं सकती, और अगर गिरा भी देती है तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है, वो रिकवर बहुत जल्दी कर जाता है। एंटोनिम्स है फ्रेल, वल्नरेबल। फ्रेल होता है वीक, काफ़ी जो कमज़ोर होता है। ठीक है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है हार्डी, रेजिलिएंट और टफ एंड के। दूसरा होता है वल्नरेबल। वल्नरेबल किसको कहते हैं? वल्नरेबल वो पर्सन होता है जिसको ईजिली डैमेज किया जा सकता है, ईजिली हार्म किया जा सकता है। मतलब उसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है, रेजिस्टेंस की कमी होती है, रेजिलियंस की कमी होती है। ठीक है, थर्ड इज कैनी। कैनी इज एडजेक्टिव अगेन। ठीक है, कैनी क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट, केयरफुल एंड शोइंग गुड जजमेंट, स्पेशली इन बिजनेस और पॉलिटिक्स। मतलब ऐसा पर्सन जो बिजनेस और पॉलिटिक्स में काफ़ी दिमाग से काम करता है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी सोच समझ के क्लेवर वे में वाइज डिसीजंस लेता है, तो उसको हम कैनी कहते हैं। एस्ट्यूट भी कहते हैं, श्रूड भी कहते हैं। श्रूड तो काफ़ी आपने देखा होगा, एस्ट्यूट भी देखा होगा, काफ़ी बार पैसेज में आता है। तीनों के मतलब एक ही है। इंटेलिजेंट ऐसा जो कि मतलब इस तरह के डिसीजन ले जो कि उसको सबसे ज़्यादा फेवर में हो, उसके लिए फेवरेबल हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं कैनी, एस्ट्यूट, श्रूड। एंटोनिम्स हो गए इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट क्या होता है? अनवाइज। ठीक है, जो केयरलेसली अच्छी डिसीजंस नहीं लेता है, सोच समझ के डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है, लैक ऑफ थॉट होता है, उस पर लैक ऑफ केयर होता है। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज वो होता है जो कि बहुत धीरे धीरे समझता है चीज़ों को, जिसको आप थोड़ा सा स्टूपिड कह सकते हो। तो दोनों ही वर्ड्स कैनी के एंटोनिम्स हैं। फोर्थ इज बसलिंग। ये भी एक एडजेक्टिव है। बसलिंग भी बिल्कुल जैसे वाइब्रेंसी नाउन है, तो वाइब्रेंसी का एडजेक्टिव होता है वाइब्रेंट, फुल ऑफ एक्टिविटी। उसी का एक सिनोनिम बसलिंग भी है, फुल ऑफ एक्टिविटी। वही चीज़ जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने काम में बिजी हैं, काफ़ी ये मतलब काफ़ी एटमोसफेयर बना हुआ है जहाँ पे लोगों की बातें सुननी हो रही है, हल्ला हो रहा है, बट इरिटेटिंग वे में हल्ला नहीं हो रहा है,
ऐसे में हो रहा है कि हाँ एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है एक्टिविटी का, बिजनेस का, ठीक है, तो उसको कहते हैं बसलिंग। बजिंग एंड लिवली भी कहते हैं। एंटोनिम्स होंगे इसके डिजर्टेड, साइलेंट। डिजर्ट मतलब खाली, कोई नहीं है वहाँ पे, सुनसान। साइलेंट, सब बहुत शांति है, जो कि एंटोनिम्स है। फिफ्थ इज इवॉल्व। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इवॉल्व होना मतलब डेवलप होना, धीरे धीरे प्रोग्रेस होना, एडवांस करना। एडवांस भी वही होता है, प्रोग्रेस करना, डेवलप होना। एंटोनिम्स रेट्रोग्रेस करना, डेटेरियोरेट करना। रेट्रोग्रेस मतलब कि वापस पहले वाले लेवल पे चले जाना, पहले वाले स्टेज पे चले जाना, इंफीरियर पोजीशन पे चले जाना। डिटोरेट भी वही होता है, खराब हो जाना। तो इसको भी हम, रेट्रोग्रेस को भी हम खराब होना ही कहेंगे कि अगर आप लोअर लेवल पे जा रहे हो, पिछले वाले स्टेज पे जा रहे हो, तो खराब ही हो रहे हो अभी के कंपैरिजन में। सिक्स्थ इज ट्रिगर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ट्रिगर मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना, कॉज करना, प्रॉम्प्ट करना। एंटोनिम्स हो गए इसके अवर्ट, इनहिबिट। अवर्ट क्या होता है? प्रिवेंट करना, होने से रोकना। इनहिबिट करना भी होने से रोकना, या फिर अगर हो रहा है तो उसको स्लो डाउन कर देना या उसको बीच में ही रोक देना। 7 है ऑब्सक्यूरिंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। सॉरी। ऑब्सक्यूर करना मतलब क्या होता है? छुपा देना, डिफिकल्ट कर देना, देखना, सुनना या समझने में। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सी, हियर और अंडरस्टैंड समथिंग। कंसीलिंग, श्राउडिंग, वही सेम मीनिंग है, हाइड करना, छुपाना। एंटोनिम्स इसके रिवीलिंग एंड एक्सपोजिंग। रिवील करना, एक्सपोज करना मतलब सामने ले आना, ठीक है, तो दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम हो गए। 8 इज डेफिशिएंसीज। नाउन है। कौन सी नाउन है? प्लूरल नाउन है। डेफिशिएंसी क्या होता है? फॉल्ट, वीकनेस हो किसी में, जो कि उसको सक्सेसफुल होने से रोके, फॉल्ट्स या वीकनेस, तो उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। शॉर्टकमिंग्स एंड फ्लॉज भी कहते हैं। अब एंटोनिम क्या होगा? फोर्टे, कैपेबिलिटी। फोर्टे क्या होता है? ऐसी कोई स्किल जिसमें आप बहुत अच्छे होते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है। कैपेबिलिटीज भी वही होती है, स्किल किसी चीज़ को करने की। 9 इज ह्यूमंगस विच इज एन एडजेक्टिव। ह्यूमंगस क्या होता है? वेरी बिग, बहुत बड़ा। सिनोनिम्स क्या होते हैं? कोलोसल, मैमथ। कोलोसल, मैमथ दोनों का मतलब बहुत बड़ा होता है। ह्यूमंगस का भी मतलब बहुत बड़ा होता है। एंटोनिम्स इनफिनिटेसिमल, माइन्यूट, दोनों का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। 10 इज एडवोकेट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। एडवोकेट करना मतलब सपोर्ट करना, ठीक है। चैंपियन करना, एंडोर्स करना, ठीक है। चैंपियन करना, एक तो चैंपियन वो होता है जो जीतता है, जो फर्स्ट आता है, जो अच्छे से काम को करता है। चैंपियन एज अ वर्ब का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सपोर्ट करना, ठीक है। इंडोर्स करना भी किसी चीज़ को सपोर्ट करना। एंटोनिम्स होगा चैलेंज करना, अपोज करना मतलब उसके अगेंस्ट होना। एक फ्रेजल वर्ड है पुट आउट। पुट आउट मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश करना। अगर हम बहुत सिंपल वे में कहें तो टू एक्सटिंग्विश मतलब आग को बुता देना, या कोई चीज़ जल रही है उसको बुता देना। फ्रेजेस, अ स्टोन्स थ्रू मतलब एक शॉर्ट डिस्टेंस। स्टोन्स थ्रू का मतलब क्या होता है? कहते हैं अ स्टोन्स थ्रू अवे, मतलब वो चीज़ बहुत ही कम दूरी पे, अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे। टेक्स अ हिट का मतलब होता है बैडली अफेक्ट हो जाना। और एट द फोर फ्रंट मतलब फोर फ्रंट पे है, मतलब कि सबसे आगे, सबसे लीडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये थी वोकैबुलरी। अब हम आ रहे हैं पैसेज पे, देखते हैं पैसेज क्या है। तो ओल्ड एंड अनसेफ ऑन द हैदराबाद फायर। ओल्ड एंड अनसेफ टाइटल है, हैदराबाद में आग लगी है उस पे पैसेज है। सिटीज मस्ट अंडरटेक फायर सेफ्टी ऑडिट फॉर देयर ओल्ड बिल्डिंग्स। क्या कह रहा है कि जो सिटीज, शहर जो है, उनको एक फायर सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए। अंडरटेक मतलब करना चाहिए। फॉर देयर ओल्ड बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग्स है उनकी फायर सेफ्टी की ऑडिट, मतलब कितने सेफ है फायर से, इसकी एक बार उनको जांच करनी चाहिए, ठीक। देखते हैं क्या क्या जा रहा है। Mixing history, tradition, and commerce, the old city neighborhoods of India's metropolises have a unique vibrancy, color, and feel. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंडिया के मेट्रोपोलिसेस के जो ओल्ड सिटी नेबरहुड है, ठीक है, इंडिया के जो मेट्रो सिटीज है, उन मेट्रो सिटी में जो ओल्ड, जो पुराने नेबरहुड है, ठीक है, जहाँ पे आपको हिस्ट्री भी दिखती है, क्योंकि कुछ कुछ आपको वहाँ पे पुराने बिल्डिंग दिख जाएंगे, आपको इमारतें दिख जाएंगी, तो वहाँ से आपको हिस्ट्री पता चलता है उस जगह का। ट्रेडिशन भी है वहाँ पे, कल्चर भी दिखता है लोगों में, और कॉमर्स, क्योंकि वहाँ पे शॉप से, वहाँ पे बिजनेस भी होता है। तो तीनों चीज़ का आपको एक मेल देखने को मिलता है। ये मेल मिक्सचर कहाँ दिखने को मिलता है? हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कॉमर्स का, जो इंडिया के मेट्रोज के जो ओल्ड सिटी नेबरहुड्स है,
उनमें, और उन सिटीज़ की एक अलग ही वाइब्रेंसी होती है, एक अलग ही चहल पहल होती है उन सिटीज़ की, उनका एक अलग ही रंग होता है, अलग ही फील होता है, एटमॉस्फेयर बहुत अलग होता है, वाइब उनकी बहुत अलग होती है। ठीक है, some of the hardiest entrepreneurs, talented craftsmen and canny business people have set shop there। क्या करेंगे, some of the hardest entrepreneurs, hardest मतलब ऐसे entrepreneur जिन्होंने हर तरह की मुश्किलों का सामना किया और अभी भी वहाँ पे वो डटे हुए हैं। तो वैसे entrepreneur जो बहुत स्ट्रांग है, जो किसी भी सिचुएशन से को डील करने के केपेबल है, वैसे एंटरप्रेन्योर्स, वैसे टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन कौन होते हैं, जो क्राफ्ट्स बनाते हैं। ठीक है, बीट पॉटरी हो गया आपका, जो स्कल्पचर, जो आपके स्टैचूज बनाते हैं वो हो गया, किसी तरह का आर्ट फॉर्म बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, वो क्राफ्ट्समैन जो टैलेंटेड है काफ़ी। और कैनी बिजनेस पीपल, यानी ऐसे बिजनेसमैन जो बहुत ही वाइज है, जो बहुत ही चालाक है अपने बिजनेस में, हैव सेट शॉप देयर। वहाँ पे इन सेट शॉप का मतलब क्या है कि उनकी बिजनेसेस वहाँ पे हैं, वो वहाँ पे बिजनेस करते हैं अलॉन्ग विद द वर्किंग क्लासेस। अब साथ में वर्किंग क्लासेस भी है। वर्किंग क्लास कौन होता है, जो ऑफिस जाके वहाँ पे वर्क करता है, किसी शॉप में वर्क करता है, वो बिजनेस के ओनर नहीं होते, वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते, क्राफ्ट्समैन नहीं होते, वो वर्क कर रहे होते हैं किसी के लिए। तो वर्किंग क्लासेस That had turned the wheels of the economy, और ये सब मिलकर क्या करते हैं, इकोनॉमी के व्हील को टर्न करते हैं, मतलब इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि व्हील जैसे टर्न होती है तो चीज़ आगे बढ़ती है, तो व्हील अगर इकोनॉमी की टर्न हो रही है तो इकोनॉमी आगे बढ़ी, तो वही सेंस है कि डेवलपमेंट में वो हेल्प करते हैं। These neighborhoods are home to narrow lanes। अब होम टू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इन नेबरहुड्स में क्या पाया जाता है, नैरो लेन्स, छोटी छोटी सिकड़ी सी गलियां हैं। क्रम्बलिंग कमर्शियल स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कमर्शियल के, जैसे वहाँ पे दुकानें हैं, ऑफिस हो सकते हैं। कैसे क्रम्बलिंग है, मतलब कि जर्जर स्थिति में है, टूट रहे हैं। एंड पिजन होल्स दैट सर्व एज रेसिडेंसेस, और पिजन होल्स है जिनमें लोग रहते हैं। पिजन होल मतलब कि छोटे छोटे घर होंगे एकदम सटे सटे, वहाँ पे लोग रहते हैं। Packed with people, these bustling neighborhoods create well-lit communities too। अब यहाँ पे क्या लोग भरे हुए हैं यहाँ पे इन जगहों में। तो ये जो बसलिंग नेबरहुड्स है, जहाँ पे काफ़ी, जो बिजी नेबरहुड्स है, जहाँ पे काफ़ी चहल पहल होती है, यहाँ पे वेल निट कम्युनिटीज़ भी बनती है। वेल निट कम्युनिटीज़ मतलब कि ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे लोग बहुत क्लोजली अटैच होते हैं एक दूसरे से, काफ़ी मिलजुल के रहते हैं। Built well before modern fire safety norms evolved, most of these buildings are also major fire hazards। अब यहाँ पे जो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है, ये तब बनी थी जब फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं बने थे। फायर सेफ्टी नॉर्म्स मतलब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको फॉलो करके बिल्डिंग्स को क्रिएट करना चाहिए कि फायर से ज़्यादा हार्म ना हो। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के बनने से पहले की ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो इन्होंने वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फॉलो किए होंगे क्योंकि उस समय थे ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से ये मेजर फायर हजार्ड्स भी हैं, यहाँ पे आग लगने की बहुत चांसेस हाई रहते हैं। ठीक है, डिजास्टर होने के चांसेस हाई रहते हैं। स्टोन थ्रू अवे फ्रॉम द चार मीनार इन हैदराबाद। अब चार मीनार जो है हैदराबाद में, उससे बहुत कम दूरी, स्टोन थ्रो मतलब कि बहुत छोटे डिस्टेंस पे, a building in Guljar Halls housed a large joint family engaged in the jewelry business from the time of the Nizam as well as several shops। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हैदराबाद में चार मीनार है, उससे एक स्टोन्स थ्रो अवे, एक बहुत ही कम दूरी पे ही, स्मॉल डिस्टेंस पे ही एक बिल्डिंग है गुलजार हाउस में, जिसमें एक बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली रहती थी। वो फैमिली इंगेज थी किसमें, तो ज्वेलरी बिजनेस में। ज्वेलरी का बिजनेस है उस फैमिली का। और कब से कर रहे वो बिजनेस, निज़ाम के टाइम से वो बिजनेस कर रहे थे, और साथ ही में बहुत सारे शॉप्स भी थे वहां पे उस बिल्डिंग में। As is common in old cities, a tunnel-like entrance near the shops led to a passage। अब ओल्ड सिटीज में क्या होता है, पुरानी शहरों में एक टनल जैसा एंट्रेंस होता है। ठीक है, शॉप के बगल से जो पैसेज, एक रास्ता आगे अंदर लेके जाता है। ठीक है, फिर एक कोर्टयार्ड आता है, देन अ कोर्टयार्ड अराउंड विच देयर वेयर शॉप्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। फिर एक कोर्टयार्ड बड़ा सा ये हो जाता है, बरामदे जैसा खुल जाता है, वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स होते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हुआ था, और नीचे में शॉप्स होते हैं और ऊपर लोग रहते हैं। स्काईलाइट अबव द कोर्टयार्ड परमिटेड लाइट बट नो एयर। और ऊपर एक स्काईलाइट बना होता है जिससे लाइट आती है बट हवा नहीं आती।
ऑन संडे मॉर्निंग अ फायर डिवास्टेटेड द फैमिली किलिंग 17, 8 ऑफ देम चिल्ड्रन। अब संडे मॉर्निंग को क्या हुआ, यहाँ पे आग लग गई जिससे फैमिली पूरी तरह से तबाह हो गई। ठीक है, 17 लोगों की जान चली गई जिसमें से 8 बच्चे थे। There was only one staircase to the living areas, a common feature in such accidents. पूरे लिविंग एरिया में एक ही स्टेयरकेस था, एक ही सीढ़ी थी, और हम ज़्यादातर देखा गया है कि जहाँ पे इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे देखा गया कि एक ही सीढ़ी होती है। तो ये कॉमन फीचर है इन एक्सीडेंट्स में। A few seconds of inhaling smoke can trigger panic. अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जैसे आग लगती है तो धुआं होता है, तो अगर आप धुएं को अंदर लेते हो सांस के साथ तो कुछ सेकंड बाद ही आपके बॉडी में पैनिक होने लग जाएगा, आप घबराना स्टार्ट कर जाओगे। ब्रेन डेथ हैपेंस इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट अगर आप वो धुआं इनहेल कर रहे हो या कोई पर्सन कर रहा है तो कुछ मिनट्स में ही ब्रेन डेथ हो जाती है, मतलब ब्रेन पूरी तरह से खत्म हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। The dead had literally no means of escape once the fire took over the narrow passage. अब जो डेड यहाँ पे क्या है, जो लोग जिनकी डेथ हो गई है उनके पास बचने का कोई रास्ता था ही नहीं वहाँ पे उस बिल्डिंग से। जैसे ही नैरो पैसेज जो था उसमें आग वहाँ पे लग गई तो उसके बाद कोई रास्ता बचा ही नहीं था उनके पास जाने के लिए। Photographs taken hours after the blaze was put out still showed smoke obscuring the inside. आग बुझा दी गई थी, आग बुझने के बहुत घंटे बाद भी जो फोटोग्राफ लिए तो वहां पे देखा गया कि आग बुझ चुकी है, फिर भी इतना धुआं है कि अंदर कुछ नहीं दिख रहा है। गुलजौर हाउस टाइप बिल्डिंग्स आर अ कॉमन साइट अक्रॉस इंडियाज इनर सिटीज। अब जैसे बिल्डिंग जैसे हमने भी पढ़ी गुलजौर हाउस किस तरह की बिल्डिंग थी, तो उस तरह की बिल्डिंग एक कॉमन साइट है, मतलब काफ़ी देखने को मिलती है इंडिया के इनर सिटीज़ में। ठीक है, जो अंदर जो छोटे छोटे शहर होते हैं वहाँ पे। एंड आर स्टैंडिंग फायर हजार्ड्स, और ये क्या है, स्टैंडिंग फायर हजार्ड्स है, मतलब ये इनका कंस्ट्रक्शन ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और आग अगर लग जाती है तो बुझाना मुश्किल हो जाता है। इन हैदराबाद the street was wide enough for firefighters to access, but that is not the case elsewhere. हैदराबाद में चलो ऐसा था कि स्ट्रीट जो सड़क थी, जो गली थी, रोड जो था वो एटलीस्ट इतना चौड़ा था कि फायर फाइटर्स जाके उन्होंने वहाँ पे आग बुझा दी उस स्ट्रीट का यूज़ करके। बट हर जगह ये केस नहीं होता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको इतनी चौड़ी सड़कें मिल जाए कि फायर फाइटर्स वहाँ पे जा सके। A fire safety audit would establish key deficiencies of each building and perhaps suggest solution. अगर एक फायर सेफ्टी ऑडिट की जाती है, ऑडिट क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ होता है कि कैसे हम असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो अगर फायर सेफ्टी ऑडिट जांच की जाती है तो की मतलब इंपॉर्टेंट, की का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट फॉल्ट्स और वीकनेसेस हमें देखने को मिलेंगी हर बिल्डिंग में, और जब हमें फॉल्ट्स एंड वीकनेसेस पता चल जाएंगे तो हम सॉल्यूशंस भी शायद सजेस्ट कर पाए। बट देयर आर मिलियंस ऑफ सच बिल्डिंग्स एंड दिस वुड बी अ ह्यूमंगस टास्क। अब क्या है कि मिलियंस है, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे फायर होने का चांसेस है, और हर बिल्डिंग के फायर सेफ्टी ऑडिट करना, उसकी की डिफिशिएंसीज को पता करना, सॉल्यूशन निकालना एक ह्यूमंगस टास्क हो जाता है, बहुत बड़ा लार्ज काम टास्क हो जाता है। Communities can be engaged by city planners to create awareness and promote safety. Communities मतलब लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को हम एंगेज कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, सिटी प्लानर्स कर सकते हैं इन्वॉल्व, ठीक है, जिससे वो अवेयरनेस क्रिएट करें, सेफ्टी प्रमोट करें। Too often a building is built for a certain electric load. अब क्या होता है, हर बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक लोड वहाँ पे स्टैब्लिश किया जाता है कि इस बिल्डिंग में इतना इलेक्ट्रिसिटी का लोड जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता है। एंड ओवर टाइम द लोड इंक्रीजेस। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो लोड बढ़ने लगता है। मल्टीफोल्ड विथ एयर कंडीशनर्स बिकमिंग मस्ट हैव्स। और बढ़ता क्यों है, क्योंकि अब हर बिल्डिंग एयर कंडीशनर तो यूज़ कर ही रही है। जिस टाइम बिल्डिंग बनाई गई होगी उस टाइम मे बी एयर कंडीशनर को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया होगा, तो एक सर्टेन लोड रखा गया होगा कि इसके ऊपर लोड नहीं जाना चाहिए। अब चूंकि एयर कंडीशनर्स यूज़ हो रहे हैं तो लोड बहुत बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लोड।
फायर सेफ्टी टेक्स अ हिट राइट देयर। अब फायर सेफ्टी क्या होता है, वहाँ पे अफेक्ट हो जाता है क्योंकि लोड बढ़ रहा है, तो शॉर्ट सर्किट आग लगने का वहाँ पे खतरा बन जाता है। क्रिएटिंग मोर एक्सेस एंड एग्जिट पॉइंट्स एंड ट्रेनिंग रेसिडेंट्स टू escape fires आर इवेंचुअली द मोस्ट इफेक्टिव फायर सेफ्टी मेजर्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि एक्सेस एंड एग्जिट पॉइंट क्रिएट करने चाहिए, मतलब बिल्डिंग में घुसने के, बिल्डिंग से बाहर निकलने के, उस सड़क से बाहर निकलने के, सड़क में घुसने के पॉइंट्स ऐसे क्रिएट करने चाहिए। ठीक है, रेसिडेंट्स को ट्रेन करना चाहिए कि कैसे आग लगने पे वो खुद को बचा सकते हैं। तो ये सबसे इफेक्टिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। ईच नेबरहुड could have volunteer fire champions who would advocate for fire safety। हर नेबरहुड में एक ऐसे पर्सन हो, एक फायर चैंपियन हो जो कि फायर सेफ्टी को सपोर्ट करे, प्रमोट करे, लोगों को सिखाए, अवेयरनेस लेके आए। ठीक है, while policy and government action can initiate change, communities will have to be in the forefront of ensuring fire safety। अब गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज ला सकती है, बट कम्युनिटी जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको लीड करना पड़ेगा फायर सेफ्टी, उनको सबसे आगे फायर सेफ्टी को लेके रहना होगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पैसेज। ठीक है, ऑथर क्या कहना चाह रहे, सबसे पहले उन्होंने एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू दिया है कि कैसे शहर में कैसा एनवायरनमेंट बना होता है, कैसे बिजनेस पीपल रहते हैं, ठीक, क्राफ्ट्समैन रहते हैं, ठीक है, कैसे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर उन्होंने नेबरहुड को डिस्क्राइब किया कि कैसे नेबरहुड वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे सड़कें थोड़ी सी सिकुड़ी होती है, ठीक है, और कैसे ये सारी बिल्डिंग्स तब बनी जब फायर सेफ्टी नॉर्म नहीं था। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा बैकग्राउंड दिया है ये समझाने के लिए कि क्योंकि आगे उन्होंने ये बताया कि आग लग गई है, तो ये समझाने के लिए कि आग क्यों लगी, क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस एक्सीडेंट के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने ये समझाया है और इस वजह से दिया है उन्होंने ये। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एक्सीडेंट को डिस्क्राइब किया, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को, और फिर यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशंस मेजर्स प्रपोज किए कि क्या करना चाहिए। ठीक है, फायर सेफ्टी ऑडिट करनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि फायर सेफ्टी ऑडिट कर सकते हैं, बट एक चैलेंज है क्योंकि मिलियंस ऑफ बिल्डिंग्स है, तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ह्यूमंगस हो जाएगा टास्क कि हर बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं। तो उन्होंने कम्युनिटीज़ को बोला कि वो एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी तो एक तो क्या है, टोन कंसर्न्ड है, ठीक है, एनालिटिकल है और सजेस्टिव है। कंसर्न है फायर सेफ्टी को लेके, एनालिटिकल है क्योंकि उन्होंने पूरा एनालाइज किया है कि कैसे क्या क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया एक्सीडेंट पर। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, और सजेस्टिव भी है क्योंकि मेजर्स उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे करते हैं हम सेशन को एंड। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, वोकैबुलरी आपको समझ में आ गई होगी, आपको आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार थोड़ा ये देख लीजिएगा। हाँ, अभी क्या है कि हमारे प्रैक्टिस मॉक प्लेटफॉर्म पे जितने भी तरह के मॉक टेस्ट आपको चाहिए वो सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे बैंकिंग बेसिक है, अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस का बस मॉक टेस्ट चाहिए तो आप बैंकिंग बेसिक ले सकते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस का मॉक टेस्ट चाहिए, साथ में आपको सेक्शनल और टॉपिक टेस्ट भी चाहिए, तो आप बैंकिंग प्रो ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको सारे मॉक टेस्ट चाहिए, यानी आपको प्रीलिम्स और मेंस के मॉक टेस्ट भी चाहिए और सेक्शनल एंड टॉपिक टेस्ट भी चाहिए, साथ में PDF कोर्स भी चाहिए, तो आप बैंकिंग प्लस ले सकते हो। और अगर आपको ये सब के साथ साथ वीडियो कोर्स भी चाहिए, यानी आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट चाहिए और सारे के सारे PDF कोर्सेज चाहिए और आपको वीडियो कोर्सेज भी चाहिए, तो आप बैंकिंग मैक्स ले सकते हो। ठीक है, बैंकिंग मैक्स में क्या क्या आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर पाओगे, वीडियो कोर्सेज से आप कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे। ठीक है, फिर आप जैसे जैसे आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो पर चैप्टर पर टॉपिक, तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, सॉल्व करने होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बने, स्पीड बने, एक्यूरेसी बने। तो आपको वहाँ पे PDF कोर्स जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस है, अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, वो आपको हेल्प करेगा। और फिर आप मॉक टेस्ट के थ्रू रियल एग्जाम इन्वायरमेंट आप वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए
आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप फिर बैंकिंग बेसिक या बैंकिंग प्रो ले सकते हो। अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस के बस मॉक टेस्ट चाहिए तो आप बैंकिंग बेसिक ले लो। प्रीलिम्स मेंस के मॉक टेस्ट और सेक्शनल और टॉपिक टेस्ट भी चाहिए तो आप बैंकिंग प्रो ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है पर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और साथ साथ रियल एग्जाम एनवायरनमेंट की फील भी लेनी है, तो फिर आप बैंकिंग प्लस ले सकते हो। ठीक है, और ये जितने भी के प्लान्स हैं, जितने भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं उन सब की रिसोर्सेज आपको मिलेंगे यहाँ पे। आपका आरआरबी हो, आपका आईपीएस पीओ हो, आपका एसबीआई हो, ठीक है, उसके अलावा और भी जो इंश्योरेंस के बैंकिंग के अलग अलग एग्जाम्स आते रहते हैं साल में, वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में यहाँ पे लिखा भी है, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता। ठीक है, यानी आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो अच्छे से, अपने हेल्थ का ख्याल रखो। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।